हेलो दोस्तों, मैं रोहित और आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल जनरल गाइड में। और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेना चाहिए या रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेना चाहिए, किस में कितना फ़ायदा है। और इसके बारे में मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो मैं बता दूं, जब मैंने अपना जो लेटेस्ट प्रॉपर्टी खरीदा वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी थी, जो मैंने 2016 में परचेज़ किया। तो मैंने क्या देख कर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी, वो था पहला कॉस्ट, क्योंकि मेरे पास बल्क अमाउंट नहीं था कि मैं बिल्डर को पूरा पैसा दे के रेडी टू मूव ले सकूँ। मेरा पैसे का इशू था, जो मोस्टली सभी को होता है। तो मैंने वो टाइम पे डिसीजन लिया कि मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। एक तरह से देखोगे कि जो आजू-बाजू की लोकेलिटी रहती, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी कॉस्ट था, उससे कम कॉस्ट में मुझे वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिल रही थी। तो एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेडी होने के बाद उस पे जो एप्रिसिएशन मिलने वाला है, वो अच्छा मिलेगा। ये मेरा प्रोजेक्शन है। एक्चुअली लोकेलिटी, बाकी सब चीज़ें देखने के बाद इन फ्यूचर कुछ बोला नहीं जा सकता, बट एक पॉसिबिलिटीज ऐसा है कि यहाँ पे एप्रिसिएशन मिलेगा एज कम्पेयर टू रेडी टू मूव। फ्लेक्सिबिलिटी है इन पेमेंट में। मैंने प्रीलिम्स में परचेस किया, प्रीलिम्स के टाइम पे मैंने कम पैसे दिए और फ्लैट को रजिस्ट्रेशन करके लोन अमाउंट ले लिया। अभी मैं स्लैब वाइज पेमेंट करता हूँ, जो मेरे काफ़ी फिजिबल है। कभी कभी कुछ जो स्लैब के अमाउंट है मैं अपने पास से दे देता हूँ, तो जो मेरा लोन अमाउंट है वो बढ़ नहीं रहा है। तो एक ये मुझे बेनिफिट लगा। चौथा जो बेनिफिट लगा वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे बुक किया था, तो बिल्डर को भी पैसे का रिक्वायरमेंट था, बिल्डर को भी प्रोजेक्ट को बूस्ट करना था। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्काउंट एंड ऑफर्स दिया मुझे, जो एज़ कम्पेयर टू मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज़ कर लिया। तो ये जो पॉइंट है 3-4, ये मैंने एक्चुअल फिज़िकली मैं ये पॉइंट से जा चुका हूँ, इसलिए मैंने बोला कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अ, लेने के बाद जो मुझे एक्चुअल में ऐसा लगा कि शायद से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं लिया होता तो बेटर होता। तो पहला है पोजीशन डिले। मैंने 2016 में फ्लैट लिया, 2019 आ गया। 19 में पोजीशन डेट था, लेकिन 19 का पोजीशन डेट होने के बावजूद भी 2020 तक अभी पोजीशन नहीं मिला है। बिल्डिंग रेडी है, बट इंटीरियर वर्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 3 साल मेरा पोजीशन ऑलरेडी डिले चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको क्वालिटी के साथ। ब्रोशर में कुछ दिया और रहता है, एक्चुअल में जब आप जाके देखते हैं फिटिंग होने लगता है, तो फिटिंग कुछ अलग तरह का रहेगा। कुछ जो एक्सपेक्टेशन है, जो इमेजेस है, वो कुछ मेल नहीं खाते रहेंगे। तो ये बहुत जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने सोचा रहेगा कि अरे मुझे मॉड्यूलर किचन देने वाले हैं, मुझे इटालियन टाइल्स देने वाले हैं, ये फिटिंग देने वाले फिटिंग, हाँ वो सब फिटिंग वहाँ से रहेगा, बट वो क्वालिटी का रहेगा। ये बहुत बार ऐसे बिल्डर होते हैं जो नहीं देते, फॉल्स प्रोमिस करते हैं, गलत प्रोजेक्शन दिखाते हैं। जब आप जाएँगे तो आपका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो बोलेगा कि यहाँ पे हम ये करके देने वाले हैं, आपको ये फैसिलिटी देने वाले हैं। बट एक्चुअल में वो प्लान में है या नहीं है, वो किसी को पता नहीं होता। आप देखने जाएँगे, या ऐसा भी हो सकता है कि उसमें प्लान में हो, रिवाइज़ प्लान में उन्होंने निकाल दिया हो। तो फॉल्स प्रॉमिसेस तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भर-भर के मिलने वाला है। कभी-कभी क्या होता है, लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स रहते हैं, जो बिल्डर हाइड करता है। आजकल रेरा पे अवेलेबल है, लेकिन वो भी 100% डेटा अवेलेबल नहीं रहता। तो क्या होता है कि कुछ हद तक काम जाने के बाद उस पे स्टे लग जाता है। स्टे लगने की वजह से प्रोजेक्ट वापस डिले हो जाता है। स्टे लगने के बाद 2-3 साल प्रोजेक्ट डिले हो गया, तो ये और इम्पैक्टफुल रहता है बायर्स के लिए। साथ ही यदि आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लिया है और साथ में आपने लोन लिया है, तो लोन का अमाउंट तो आपका जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा। तो प्रिंसिपल बहुत बैंक्स नहीं लेते, लेकिन इंटरेस्ट तो सभी बैंक बोलते हैं कि आपका जो अमाउंट डिसबर्स हुआ है उस पे आप इंटरेस्ट दीजिए। तो इंटरेस्ट को आप अपने टैक्स में 64 बी में क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूल के हिसाब से जब तक प्रॉपर्टी रेडी नहीं है, रेडी टू मूव नहीं है, तो आप उस पे टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें मैंने फेस की अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के बारे में। उसी तरह जो मैंने बहुत पहले 2010 के अराउंड मैंने एक प्रॉपर्टी लिया था, स्मॉल बजट प्रॉपर्टी था, आउटसाइड ऑफ द सिटी था। वो मैंने रेडी टू मूव लिया था। तो जो मुझे वहाँ पे एक्चुअल बेनिफिट लगा और जो अभी है उसको कंपेयर करूँ, तो मुझे समझ में आता है कि वहाँ पे जो एक्चुअल में मैंने देखने के बाद डिसाइड किया, हाँ कि हाँ ये सब चीज़ें अच्छी हैं, फिटिंग्स अच्छे हैं, वायरिंग अच्छे है, फ्लोरिंग अच्छा है, वो चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पता करना, एक्सपेक्टेशन रखना, दोनों गलत है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस लगा कि यहाँ पे बोलेंगे कुछ और देंगे कुछ वहाँ, लेकिन रेडी टू मूव में आप जो देखेंगे वो आपको मिल जाएगा। रेडी टू मूव में मैंने जो मेरा अमाउंट था लोन करके अपने पास से दे दिया, डायरेक्टली मुझे की मिल गया, मुझे डायरेक्टली इमीडिएट पोजीशन मिल गया। यहाँ पे मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में 3 साल वेट करना था, जो 3 साल का वेटिंग पीरियड अब होके 6 साल होने आया। तो ये भी एक बहुत
बड़ा फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे, कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना टाइम तक वेट कर सकते हैं, कितना बफर टाइम रखे हैं पोजीशन के लिए। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में ये सब चीज़ें आपको देख के जानी पड़ेंगी। अब सेकेंड, फ्लैट जब आप रेडी टू मूव लेते हैं तो आपको 80 to 90% आइडिया आ जाता है कि आपका नेबर कौन रहने वाला है, सोसाइटी में किस तरह के लोग रहते हैं, सोसाइटी का कल्चर क्या है, सोसाइटी में मैं रह पाने वाला हूँ या नहीं रह पाने वाला हूँ, मुझे कंफर्टेबल फील होने वाला है कि नहीं, ये सब आइडिया आ जाता है। अराउंड किस तरह का मॉब है, ये सब चीज़ें आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और रह सकते हैं। ये बेनिफिट आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। मुझे अभी तक पता नहीं, जो मैंने अभी प्रॉपर्टी लिया है, कि मेरा नेबर कौन है। तो ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्टीज़ है। जीएसटी फ्री रहता है, उसमें मैंने लिया था तो जीएसटी नहीं था, लेकिन यदि आप भी आज भी आप रेडी टू मूव लेते हैं तो आपको उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना है। बिल्डिंग का एक बार ओसी आ गया, उसके बाद आपको जीएसटी नहीं देना है। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आपने जो पैसे दिए हैं, देख लिए हैं सामान को, उसको देख के आपने ले लिया है। तो यहाँ पे डिले होने का, कुछ गलत चीज़ देने का, कुछ गलत मिलने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका लो रिस्क इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हैं। टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है 24B के अंडर, आप इंटरेस्ट को, और 80CC के अंदर आप अपने प्रिंसिपल को क्लेम कर सकते हैं। और सबसे बेनिफिट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा, ईजी टू सेल। मैं यहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी मैंने लिया, 2-3 साल बाद मैंने वो प्रॉपर्टी सेल कर दी थी, ईजिली सेल हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी चार्जेस जो रहता है 30,000, वो भी बायर एंड सेलर के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हो जाता है। लेकिन यदि आप यही अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लिए हैं और आपको इन बिटवीन सेंड करना है सोसाइटी फॉर्म होने के पहले, तो आपको बिल्डर को ट्रांसफ़र चार्जेस देना है, जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा करता है। और ऐसा नहीं है कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के कुछ भी डिसएडवांटेज नहीं है या कुछ मैंने नहीं फील किया। सबसे पहला जो फील होता है, हाई प्रॉपर्टी कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम है। बिल्डर को भी पता है कि भैया जो जो जिनको पहले लेना था वो ले चुके हैं, अब बिल्डर के पास भी कम यूनिट बचा हुआ है, तो वो उसको अच्छे रेट पे बेचना चाहता है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा अमाउंट दे के रेडी टू मूव पोजीशन खरीदना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कभी कभी नहीं भी पता चलता, कि अंदर क्या यूज़ किया है वो नहीं देख सकते। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप कंटिन्यू विजिट करते हैं, तो इसलिए आपको इंटीरियर कंस्ट्रक्शन पता रहता है। एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन तो आप रेडी टू मूव में देख सकते हैं। इंटीरियर कंस्ट्रक्शन क्या किया बिल्डर ने, कैसे किया, वो अभी जो मेरा कंस्ट्रक्शन चालू है, जिसको मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन में किया, तो वो मैं जाता हूँ तो मुझे समझ में आता है, हाँ भाई ये इतना टाइम ले रहा है, अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो चीज़ें मुझे पता चलता है। एक सेकेंड जो रहता है प्रॉपर्टी एज, आप कितना ओल्ड प्रॉपर्टी खरीदते हैं रेडी टू मूव में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यदि आपने ज़्यादा ओल्ड प्रॉपर्टी खरीदा है तो ऑलरेडी उसका मैक्सिमम लाइफ जा चुका है, तो अगेन फैक्टर पैरामीटर्स फ़र्क पड़ता है। रेरा ऐसे प्रॉपर्टी को कवर नहीं करता जो रेडी टू मूव है। रेरा 2016 में आया, उसके पहले का जो भी प्रोजेक्ट्स है वो कोई भी रेरा के अंडर नहीं है, तो रेरा कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रखता उससे रिलेटेड, तो आप कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते रेरा में जाके। ये सब चीज़ों को बात करने के बाद यदि मैं कंपेयर करूँ कि हमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाना चाहिए या रेडी टू मूव में प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, तो मैं पहले बोलूँगा कि यदि आपके पास अमाउंट है, अच्छा खासा अमाउंट है, और आप फुल अमाउंट लोन के साथ पे करके यदि फ्लैट ले सकते हैं, तो आपको रेडी टू मूव में ही जाना चाहिए। रेडी टू मूव में जाने से आपको फटक से इमीडिएट पोजीशन मिल जाएगा, आप चीज़ें देख के समझ के अच्छी तरह से खरीद सकते हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिटेड रहने वाला है। भले ही आप 2-4 पैसे ज़्यादा देने वाले हो, कुछ लैक्स ज़्यादा देने वाले हैं, लेकिन आपको जो चीज़ें अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रेशर रहने वाला, टेंशन रहने वाला, वो आपको रेडी टू मूव में नहीं मिलेगा। क्या होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन में हमको सस्ते में मिल जाता है, लेकिन 4-5 साल प्रोजेक्ट डिले हुआ, तो उससे ज़्यादा हम उसके ऊपर लोन के ऊपर इंटरेस्ट भर चुके रहते हैं। तो यदि आपके पास पैसे हैं और पैसे के साथ आप लोन को मैनेज करके ले सकते हैं, तो रेडी टू मूव बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हाँ, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में डालना है, तो सबसे बड़ी बात कि आप जो बिल्डर से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसका बैक रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाँ, बैक रिकॉर्ड चेक करने से ऐसा नहीं होने वाला है कि आप बोलेंगे कि नहीं, इसने 10 प्रोजेक्ट टाइम पे दिया है तो ये भी टाइम पे देगा, ऐसे नहीं। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि वो प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट करके, और किस टाइप का क्वालिटी उसने प्रीवियस प्रोजेक्ट को दिया है, उससे मिलता-जुलता क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और ट्राई कीजिए कि रेप्यूटेड बिल्डर के पास जाइए, क्योंकि रेप्यूटेड बिल्डर का एक अपना खुद का इमेज रहता है, जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
और उस इमेज के लिए वो आपको टाइम पे और क्वालिटी प्रोडक्ट देने का ट्राई करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि नया बिल्डर है तो आपको उसका बैक ट्रैक नहीं पता है और आप उसमें सोचते हैं कि नहीं, ये बिल्डर का बाकी बिजनेसेस अच्छे चल रहे तो हमको इसके साथ जाना चाहिए। तो ऐसी जगह पे आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं, क्योंकि वो नए बिल्डर को वो रियल स्टेट का एक्सपीरियंस नहीं है। नए बिल्डर को रियल स्टेट का एक्सपीरियंस नहीं है। रियल स्टेट में बहुत सारे नॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ वो नए बिल्डर को जाना है, तो प्रॉब्लम हो सकता है और उसे प्रोजेक्ट देने में, बाकी से चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कभी-कभी ऐसे बिल्डर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे रेट भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि डिले हो गया प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन चार्जेस बढ़ गए और उनका जो एस्टिमेशन था वो उसके हिसाब से ज़्यादा जा रहा है, तो दे विल आस्क फॉर द मोर अमाउंट फॉर दिस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। तो आप जब भी अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं तो प्रॉपर एनालिसिस कीजिए कि बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, बिल्डर कब दिया, कैसा दिया, पिछला प्रोजेक्ट क्या था। ये सब वर्क करने के बाद ही आप प्रोजेक्ट लीजिए। यदि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और आपको ऐसा लगा हो कि ऐसे और इम्पोर्टेंट वीडियो मैं बनाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी कमेंट है तो वो मुझे ज़रूर बोलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।